कोरोना के बाद रखें अपने दिल का ख्याल। कोविड-19 की वजह से दिल की धड़कन अनियमित होने की शिकायतें। किसी मरीज में हार्ट रिदम तेज, किसी में धीरे होने की शिकायत। जानलेवा एरिथमिया को कोरोना कर सकता है ट्रिगर। कोरोना एरिथमिया की वजह बन सकता है। हार्ट बीट बढ़ने पर कुछ बीट स्किप हो सकती है। अनियमित हार्ट बीट स्ट्रेस एंड एंजाइटी शराब लेने की वजह से हो सकती है। एरिथमिया का प्रभाव भी अलग अलग होता है। ध्यान न देने पर जानलेवा हो सकता है एरिथमिया। अपनी हार्ट बीट को ठीक से समझें, नहीं तो जान पर बन सकती है। कोरोना के दौर में कैसे करें दिल की देखभाल। कोरोना काल में दिल की ताल। स्वागत है आप सभी का, आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। यदि आपको चक्कर आते हैं, सीने में भारीपन लगता है, तो आपको डॉक्टर से इसके बारे में बात करनी चाहिए। यदि आपके दिल की धड़कन अनियमित लगती है तो आपको हार्ट स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए, क्योंकि जब हमारी धड़कन कभी तेज कभी धीमी होती है तो यह स्थिति सामान्य नहीं है, यह चिंता का विषय है। दिल का तेज तेज धड़कना शायरों के लिए तो अच्छे शब्द हो सकते हैं, लेकिन मेडिकल साइंस में यह एक बीमारी है। इसी तरह दिल का धीरे धड़कना भी बीमारी है। एरिथमिया ये एक मेडिकल टर्म है बीमारी का। कोरोना भी एरिथमिया की वजह बन सकता है। कोरोना के इस दौर में दिल की देखभाल करना बहुत जरूरी है। क्या होता है एरिथमिया, इसी विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो हार्ट स्पेशलिस्ट हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। क्या कर सकते हैं, क्या नहीं किया जाना चाहिए, इन तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। और जो मेरे साथ गेस्ट हैं, आइए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। डॉक्टर संजीव शर्मा डायरेक्टर हैं कार्डियोलॉजी ईएचसीसी जयपुर से मेरे साथ जुड़ रहे हैं, और डॉक्टर रुचि गुप्ता चीफ इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट हैं जेएनयू अस्पताल जयपुर से। आप दोनों का स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। और सबसे पहले तो थैंक्स, आपने अपना समय कोरोना काल में हमारे लिए, हमारे दर्शकों के लिए निकाला है। डॉक्टर संजीव, आपसे शुरुआत करना चाहता हूं। देखिए, तीन स्टेजेस हैं। एक तो नॉर्मल, एक या तो कोई कोविड पेशेंट है, और दूसरा जो पोस्ट कोविड सिनेरियो है जिसमें हम लोग रह रहे हैं। एरिथमिया क्या है, और कोविड केस में या फिर पोस्ट कोविड सिनेरियो में इसे किस तरह से डिटेक्ट करें? देखिए, नमस्कार जो टीवी 18 के जितने भी दर्शक हैं। देखिए, अरिथमिया जो आपने टर्म बताई, अरिथमिया वो टर्म है जो कि बताती है कि दिल की धड़कन जो सामान्य तौर पे हमारी 60 से 90 के बीच में होती है, और जब वो धड़कन आपकी 90 या 100 से ऊपर हो जाए तो उसको टैकीअरिथमिया, टैकीकार्डिया कहते हैं, और जब वो हार्ट रेट 60 से नीचे जाए तो उसको ब्रेडी कहते हैं। तो अरिथमिया मतलब जो हार्ट की जो धड़कन है जो नियमित रूप से 60 से 90 के बीच में चलती है, जब वो एक लिमिट से ज्यादा तेज हो जाए या उससे कम हो जाए, 60 से कम हो जाए तो ब्रेडी, और 90-100 से ऊपर हो जाए तो टैकी। इसके अलावा जो धड़कन थोड़ी इरेगुलर होती है, कि कुछ बोलते हैं मिस्ड बीट हुई, धड़कन एकदम रेगुलर इंटरवल पे आते हुए बीच बीच में मिस हो जाना, तो वो भी मिस्ड बीट जो है उसको भी आप एरिथमिया सब लोग समझते हैं।
अब ये जो कोरोना काल में जो धड़कन के जो मरीज जो बता रहे हैं धड़कन की जो तकलीफ है, धड़कन तेज है या धड़कन लो है, उसमें दो अलग अलग तरीके हैं, आप समझेंगे। एक तो ये कि थोड़ा साइकोलॉजिकल कंपोनेंट है। साइकोलॉजिकल कंपोनेंट होने की वजह से वो एंजाइटी या तनावग्रस्त है और उनके ध्यान में ये है कि उनको कोरोना हो गया तो पता नहीं क्या हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो धड़कन है वो एंजाइटी या स्ट्रेस से धड़कन बढ़ रही है, जिसको फिजियोलॉजिकल आप टैकीकार्डिया भी कह सकते हैं। और दूसरा जो इस कोरोना काल में जैसे कोविड पेशेंट्स हैं उनको सपोज फीवर हो गया, जो बुखार के दौरान जो धड़कन जो बढ़ती है वो रिएक्शनरी टैकीकार्डिया, वो फिजियोलॉजिकल है, वो पैथोलॉजिकल नहीं है, वो कोई चिंता की बात नहीं है। जैसे बुखार ठीक होगा धड़कन वापस से धीरे धीरे कम हो जाएगी। और ऐसे ही जैसे एंजाइटी वाला है जो कंपोनेंट, वो भी अगर आप थोड़ा सा उनको रिएश्योर करेंगे, रिलैक्स होंगे, तो धड़कन धीरे धीरे कम हो जाएगी। और दूसरा जो होता है फिजियोलॉजिकल के अलावा पैथोलॉजिकल जो है अरिथमिया, वो दो तरीके, जैसे धड़कन का तेज होना और धड़कन का कम भी होना। और ये कोरोना से दोनों ही तरह की देखने में आ रहे हैं। कोरोना की वजह से जैसे पूरे शरीर में इन्फ्लेमेशन रिएक्शन जो होता है और कई बार हार्ट से इन्वॉल्वमेंट भी होता है, धड़कन तेज हो जाती है, 120 हार्ट रेट होगी, 130 हार्ट रेट होगी, लंग्स में जो ऑक्सीजन लेवल मेंटेन नहीं हो रहा तो उसकी वजह से भी रिएक्शनरी टैकीकार्डिया होता है, वो धड़कन 130 140 या उससे ज्यादा भी आती है। तो उसमें जैसे ही जो कोरोना का जो इन्वॉल्वमेंट है या इन्फ्लेमेशन है वो धीरे धीरे जैसे रिकवर करता है तो धड़कन धीरे धीरे समय के साथ में कम हो जाती है। अब जो दूसरा है धड़कन कम होना, वो भी कोरोना के कुछ पेशेंट में देखा गया है, लेकिन वो कम है एज कंपेयर टू टैकीकार्डिया। जो धड़कन तेज होना ज्यादा कॉमन है बजाय कि धड़कन कम होना, लेकिन धड़कन कम होने के केसेस भी हैं और उसका भी इफेक्ट ये कि वो हृदय पे थोड़ा सा उसका इन्वॉल्वमेंट, उससे कई बार कंडक्शन सिस्टम जो धड़कन बनती है और आगे चलती है उसमें भी थोड़ा सूजन आ जाती है, उसकी वजह से धड़कन कई बार कम हो जाती है। ये दोनों तरह की धड़कन तेज या कम समय के साथ साथ में जैसे ही कोरोना का पूरा ट्रीटमेंट होता है यूजुअली रिकवर हो जाती है। ठीक है। और अगर रिकवर नहीं होती है तो फिर हम कार्डियक इवैल्यूएशन करते हैं और फिर उसका ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है। डॉक्टर रुचि गुप्ता, देखिए बहुत सी बातें अर्बन सेक्टर समझ लेता है और बहुत सी बातें रूरल सेक्टर को बहुत समझाओ तो भी वो नहीं समझ पाते। मैं उस लिहाज से आपके पास आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए डे टू डे लाइफ में अब अगर कोई गांव का व्यक्ति है, साइकिल चलाकर दूध देने ही निकला है, तो वो साइकिल चलाएगा तो हो सकता है उसकी हार्ट बीट्स तेज हो जाएं, या हम डे टू डे लाइफ में सीढ़ियां चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं तो धड़कन तेज हो सकती है। लेकिन एक कोई चीज खतरनाक स्तर पर पहुंच गई या अब उसे नेग्लेक्ट नहीं करना है, तो वो कौन कौन से सिम्टम्स होंगे अर्बन लाइफ में और रूरल लाइफ में? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूंगी ईटीवी का ये प्लेटफॉर्म देने के लिए ताकि मैं ये बात सब तक पहुंचा सकूं। तो आपका सवाल ये है कि जो धड़कन की एबनॉर्मलिटी है, मतलब एरिथमिया है, वो अर्बन पॉपुलेशन में किन किन सिनेरियोज में हो सकती है और रूरल पॉपुलेशंस में किन किन सिनेरियो में हो सकती है और उसे कैसे टैकल करें। तो देखिए कुछ धड़कन की एबनॉर्मलिटीज यंग एज पे होती हैं, जैसे पीएसवीटी होता है, कोई एबरेंट कंडक्शन है, कोई पाथवे बने हुए जो जन्म से हैं और इस एज में डिटेक्ट हो रहे हैं। तो अगर किसी को कभी भी धड़कन इस हद तक तेज या कम हो कि उसको आंखों के आगे अंधेरा आए, ब्लैकआउट जैसा महसूस हो, चक्कर खा के मरीज गिर जाए या कुछ टाइम तक बेहोश रहे, ये कुछ रेड अलार्म्स हैं। अगर इनमें से कुछ भी हुआ है तो हमें उस धड़कन की इवैल्यूएशन करवाना ही है। अगर कभी भी धड़कन चलने पे बढ़ रही है, या जैसे आप बता रहे थे कि साइकिल चला रहे हैं लोग, दूध वाले हैं, दूध देने के लिए जा रहे हैं, उनकी धड़कन बढ़ रही है, तो उनको अपने सेम एज ग्रुप के सेम काम करने वाले लोगों से कंपेयर करना है। जैसे कोई 20 साल का अगर युवक है, वो 4 किलोमीटर साइकिल रोज चला रहा है और उसकी धड़कन नहीं बढ़ रही, उसी के साथ सिमिलर एज ग्रुप के दूसरे व्यक्ति की धड़कन बहुत तेज हो जा रही है, तो वो एक एबनॉर्मैलिटी है। वो बहुत ज्यादा वजन ज्यादा होने की वजह से भी हो सकती है, अंदर कोई हार्ट में किसी नस की रुकावट की वजह से भी ये लक्षण आ सकते हैं, या फिर उनको कोई कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीज की वजह से भी हो सकता है। तो उस केस में उसको इवैल्यूएशन की जरूरत पड़ेगी। सिमिलरली अर्बन पॉपुलेशन के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यंग एज में भी हो सकती है धड़कन की प्रॉब्लम और ओल्ड एज में भी हो सकती है। अमूमन 70 साल की उम्र के बाद कुछ धड़कन एबनॉर्मैलिटीज हैं जो विद एज बढ़ती हैं, जिसको हम एट्रियल फिब्रिलेशन बोलते हैं।
बहुत सारे लोगों में साइलेंट रहती है, हमें कुछ भी मालूम नहीं चलता। लेकिन बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ये लक्षण लेकर आते हैं कि उनकी धड़कन अचानक से तेज हो जाती है, अचानक से धीमी हो जाती है। ऐसे पेशेंट्स में अगर हमें ये एट्रियल फिब्रिलेशन मिलता है, बीपी अगर उसका स्टेबल भी है, तो भी इस धड़कन की वजह से खून गाढ़ा होकर उसके निकलने से दिमाग में स्ट्रोक लगने का, लकवा लगने का रिस्क रहता है, तो उसको भी कंप्लीट इवैल्यूएशन की जरूरत रहती है। तो मेनली अर्बन पॉपुलेशन में हम कॉन्जेनिटल हार्ट डिजीजेस रूल आउट करें, ओल्ड एज से होने वाले इरिथमियाज रूल आउट करें। 40 से 60 साल की उम्र में अगर कोई व्यक्ति है तो हम ये वेट करें कि उसको कहीं हार्ट की नसों में रुकावट तो नहीं है, जिसके लक्षण छाती में दर्द नहीं आ रहे लेकिन धड़कन की प्रॉब्लम से आ रहे हैं। और ओल्ड एज का मैंने आपको बता ही दिया। और अगर रूरल पॉपुलेशन में ये सब कुछ हो रहा है तो पहले वो अपने एज ग्रुप वाले लोगों से कंपेयर कर लें। अगर उन्हीं की एज ग्रुप वाले लोग सही हैं तो ठीक है, अदरवाइज वो इवैल्यूएट करवाएं। ठीक है। अब देखिए, कुछ चीजों में तो धड़कन अपने आप तेज होती है। रात में एक बुरा सपना देख लीजिए, एकाएक जब नींद टूटती है तो लगता है कि धड़कन बहुत तेज धाड़ धाड़ करके छाती में से बज रही है, दिल बज रहा है। लेकिन एक सिनेरियो जिस पर मैं बात करना चाहता हूं डॉक्टर संजीव, पिक्चरों में जैसे फिल्मों में होता है, हमने देखा है कि कई बार किसी पेशेंट को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे और डॉक्टर ने एक तकाजा जवाब दिया कि अगर आप 2 मिनट पहले ले आते तो पेशेंट बच जाता। मैं कहना यह चाहता हूं कि डिटेक्ट करते ही तुरंत अगर हम डॉक्टर के और निकले भी तो इनिशियली हम क्या कर सकते हैं ताकि डॉक्टर तक पहुंचे? देखिए, डॉक्टर रुचि ने भी आपको बताया कि धड़कन के साथ में अगर कोई सिम्टम जैसे ब्लैकआउट स्पेल है, अगर आपको चक्कर आ रहा है और इस तरह का है, तो धड़कन हो सकता है कि एक लेवल से कम हो गई है या एक लेवल से ज्यादा हो गई है। तो उस समय आपको सबसे पहले तो जो भी पेशेंट है या व्यक्ति है उसको तुरंत लेटा देना चाहिए, ताकि जो लेटे हुए स्थिति में है ना, थोड़ा ब्रेन का परफ्यूजन बेटर हो जाता है। जो दिमाग की तरफ ब्लड सप्लाई है ना, थोड़ा सा पैर को ऊपर करेंगे या लेटा देंगे और तुरंत उनकी नब्ज देखनी है, और नब्ज कितनी है आपको मालूम पड़ जाएगा, कम है या ज्यादा है। और फिर आपको जो भी नियरेस्ट मेडिकल सेंटर है, मेडिकल फैसिलिटी है, उस पर संपर्क करना चाहिए और उनको रश करना चाहिए। क्योंकि धड़कन अगर कम हुई है तो उसके लिए हमारे को उसका टेम्परेरी पेसमेकर जो कि बहुत 5-7 मिनट के अंदर ही डाला जा सकता है धड़कन को एकदम से नॉर्मल करने के लिए। और धड़कन काफी ज्यादा है तो उसमें भी धड़कन अलग अलग तरह की होती है। जैसे सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है तो ईसीजी करते ही मालूम पड़ जाता है, उसके लिए हम जस्ट एक इंजेक्शन देते हैं और रिवर्ट हो जाता है। कई बार वेगन मैनूवर्स भी हैं जिसमें हम कैरोटिड मसाज करते हैं, आई बॉल प्रेशर करते हैं, तो इन सब चीजों से भी धड़कन ब्रेक हो जाती है। लेकिन अगर कुछ व्यक्ति जो कि हार्ट की बीमारी से पीड़ित है, हार्ट की पंपिंग जिनकी कमजोर है, उनमें धड़कन जो होती है वो वेंट्रिकुलर टैकिरिथमियाज होते हैं जो कि बहुत ज्यादा लाइफ थ्रेटनिंग होते हैं और जानलेवा होते हैं। तो ऐसे में बीपी फॉल हो गया है, उनको चक्कर आया है, धड़कन को आपने तुरंत चेक कर लिया डॉक्टर ने ईसीजी करके, तो ऐसे में तुरंत शॉक करके, जिसको आप देखते भी हैं कि एईडीज जो कि आपको एयरपोर्ट पे और सारी पब्लिक फैसिलिटी में पूरे वर्ल्ड में अवेलेबल है। एक बहुत साधारण शब्दों का सवाल पूछ रहा हूँ, जैसे मान लीजिए बुखार आने वाला है तो शरीर थोड़ा थोड़ा सा टूटता सा महसूस होता है या इस तरह से चीजें महसूस होती हैं। अब हर कोई हार्ट बीट नाप ही ले, इस बात की हम गारंटी नहीं ले सकते, और ऐसे में परिवार वाले भी उस बात को प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो वो इनिशियल बेसिक सिम्टम जैसे पसीने का आना और दिल की धड़कन सुनाई देने लगना टाइप कुछ है, या फिर हमें जो अब तक आपने बताया उसी के भरोसे पे रहना है सर? इसमें क्या है कि जैसे सबसे इंपॉर्टेंट तो अगर पेशेंट अगर कॉन्शियस है तो तुरंत बताया कि मैं एकदम सामान्य था और एकदम से मेरी धड़कन, मेरे को एकदम धड़कन तेज तेज बीट होते हुई, जैसे पैल्पिटेशन आप बोलते हैं, धक 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 करना एकदम से उनको महसूस होने लगा, और उसी के साथ में मेरे को कमजोरी आ रही है, पसीना आ रहा है और चक्कर से आ रहे हैं, तो वो इस बात का सूचक है कि अपने को तुरंत मेडिकल अटेंशन, मेडिकल एडवाइस लेनी चाहिए, तुरंत ईसीजी करवाना चाहिए। और इसमें अगर फैमिली या जो भी आपके जो जिनके साथ में है, आप अपने ऑफिस में कोवर्कर के साथ में है, तो तुरंत उनको नियरेस्ट मेडिकल फैसिलिटी जाके ईसीजी के द्वारा हम इस चीज को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं कि धड़कन है वो किस तरह की है, सामान्य तौर पे जो धड़कन है वो है या वो पैथोलॉजिकल धड़कन है, और उसका बेहतर से बेहतर इलाज कर सके। और ये प्रिवेंटेबल है, काफी पेशेंट्स इसके मतलब इजीली आप सेव कर सकते हो, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है डॉक्टर रुचि, देखिए इनिशियल हर्डल होता है कि अपने आप को डॉक्टर के पास ले जाने के लिए अपने आप को ही राजी कर लेना, क्योंकि
होता ये है कि यार थोड़ा गड़बड़ तो लग रहा है, लेकिन अगर डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है वो ये चीजें खाना पीना बंद कर दें, या हमारी डे टू डे लाइफ में बदलाव आ जाएगा। तो एक इनिशियल हर्डल तो यही होता है कि अपने आप से लड़के हम डॉक्टर तक जाएं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि किन चीजों को इमीडिएटली अवॉइड कर देना है और वो कौन सी चीजें होंगी जो बाद में हमें अवॉइड करनी पड़ेंगी। देखिए, जो अवॉइडेंस की बात है वो एक्चुअली डिपेंड करेगा कि किस वजह से धड़कन की प्रॉब्लम हो रही है। मोटा मोटा अगर हम ये देखें तो जो यंग एज में धड़कन की प्रॉब्लम हो रही है, अगर हमें पहले कोई हार्ट अटैक नहीं आया है, हमें सांस की प्रॉब्लम नहीं है, तो हम ये मान के चलें चलो हमारा हार्ट नॉर्मल फंक्शन करता है, इजेक्शन फ्रैक्शन उसका नॉर्मल है, तो या तो एंजाइटी से धड़कन होती है, या हमें पीएसवीटी जो मैंने आपको बताया था एबरेंट कंडक्शन से होता है, या फिर हमारे को कुछ खाने के पदार्थ ऐसे होते हैं जिनसे प्रेसिपिटेट होकर धड़कन बढ़ जाती है। तो एटलीस्ट हम उन्हें अवॉइड करना शुरू करें। जैसे लैक ऑफ स्लीप से बहुत लोगों को धड़कन बढ़ती है, नींद नहीं आई तो अगले दिन उनको धड़कन तेज मिलेगी। कई लोगों को चाय कॉफी के सेवन से एकदम से धड़कन बढ़ जाती है, सिगरेट स्मोकिंग से बढ़ती है, टोमेटो केचप से भी बढ़ती है। तो ये कुछ ऐसे प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स हैं जिनसे धड़कन तेज हो सकती है, अगर आपको एंजाइटी है तो भी, और अगर आपको कोई एरिथमिया है तो भी इन चीजों से प्रेसिपिटेट होता है। लेकिन तो अगर कोई कोविड पेशेंट है मैम, तो ऑब्वियसली ये अपने वर्स्ट फॉर्म में अटैक करेगा क्योंकि इम्यूनिटी उस वक्त हमारी सबसे लो होती है। उस केस में ये कितना खतरनाक है? और दूसरा ये कि अगर पोस्ट कोविड जब सिनेरियो में कोई व्यक्ति है और वो इस तरह के सिम्टम्स महसूस कर रहा है, तो उसके लिए ये कितना खतरनाक है? देखिए, अगर कोविड सिनेरियो में पेशेंट को ऐसा हो रहा है तो जनरली जिन पेशेंट्स को कोविड के सिनेरियो में रिदम की प्रॉब्लम हो रही है, मैं मान के चल रही हूँ कि उनको मॉडरेट या सीवियर डिजीज है और वो हॉस्पिटलाइज होंगे। फिर भी अगर कुछ ऐसे पेशेंट्स हैं जो हॉस्पिटलाइज नहीं है, घर पे ऑक्सीजन मॉनिटरिंग हो रही है, उनकी सैचुरेशन नॉर्मल चल रही है और धड़कन तेज हो रही है, तो एक कंपोनेंट एंजाइटी है। दूसरा कंपोनेंट ये है कि जब भी हमको ब्रीदिंग के लिए ज्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं या हमारे ब्लड को, पूरे शरीर को ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए ज्यादा एफर्ट करने पड़ रहे हैं, तो थोड़ी धड़कन रहेगी। तो वो उसके लिए परेशान नहीं हो, जो तत्व मैंने बताए उनको अवॉइड करें ताकि एटलीस्ट उनसे एड ऑन धड़कन की प्रॉब्लम नहीं बढ़े। लेकिन इसी तरीके से जो पेशेंट पोस्ट कोविड हैं, अगर उनको हाइड्रोज स्टेरॉइड चला है पहले बीमारी से बाहर निकालने के लिए, या अभी भी उनके लंग्स में पोस्ट कोविड इन्फ्लेमेशन है, वैसे वो कोविड नेगेटिव आ गए हैं लेकिन अभी भी उनको रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेस बताई जा रही हैं, या थोड़ा सा चलने पे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, तो उनको भी ये सब चीजें अवॉइड करनी है। एक चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगी कि बिना अपने डॉक्टर से पूछे धड़कन कम करने के लिए नींद की दवाई, टेंशन की दवाई ना लें, क्योंकि जिन मरीजों को कोविड अभी हुआ है, होके ठीक हो गए हैं, उनके अगर लंग्स में कोई भी प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी ऑलरेडी उनको है, ऐसे में अगर वो एंजाइटी कम करने के लिए कोई भी दवाई लेते हैं तो सांस पे असर आ सकता है और प्रॉब्लम बढ़ सकती है, डिट्यूरेशन हो सकती है उनके लक्षणों में, तो उसको अवॉइड करेंगे। लेकिन मोटे तौर पे डॉक्टर संजीव, देखिए अब तक जितनी भी बातचीत मैंने की, एंजाइटी शब्द का बार बार आना या धड़कन का तेज हो जाना, क्या ये डिफिकल्ट नहीं होता कि वैसे तो बहुत से लोग हैं जो अभी इस लेवल तक एडुकेटेड नहीं हुए हैं कि वो मेंटल कंडीशन को एक बीमारी समझकर ट्रीटमेंट कराएं। उन्हें लगता है कि साइकियाट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो हम पागल हैं क्या जो उनके पास जाएंगे। इस लेवल की एजुकेशन के दौरान एंजाइटी जैसे शब्द उनके लिए बहुत भारी हो जाते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि वो कंडीशन साइकियाट्रिक या साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट नहीं मांग रही है, बल्कि एरिथमिया की ट्रीटमेंट मांग रही है। इससे डिफरेंशिएट कर पाना एडुकेटेड लोगों के लिए भी थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होगा। मेरे खुद के एक कलीग हैं जो एंजाइटी के शिकार हैं। अब जैसे आपने अभी तक जितना बताया उसके हिसाब से मैं ये नहीं समझ पाया हूं कि बेसिकली वो लिटरली वो एंजाइटी का ही पेशेंट है या फिर वो एरिथमिया की ओर बढ़ रहा है। मैं खुद डिफरेंशिएट नहीं कर पाया हूं अब तक की बातचीत में। नहीं, इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है कि जो एंजाइटी और स्ट्रेस है ना, ये 60 to 70% पॉपुलेशन को वैसे ही है पूरे वर्ल्ड में। मतलब ये कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, इसको कोई बीमारी या साइकियाट्रिस्ट का कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, लेकिन जरूर साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, जो हमारे हिंदुस्तान में साइकोलॉजिस्ट नहीं है, सब लोग सोचते हैं साइकियाट्रिस्ट या पागल के डॉक्टर के पास में जाएंगे और एक लेवल हो जाएगा, तो वो एक गलत चीज है। उसकी बजाय आप साइकोलॉजिस्ट भी होने चाहिए, साइकोलॉजिस्ट हैं लेकिन उतने नहीं है, जो कि काउंसलिंग के द्वारा ये पहचान लेते हैं कि एंजाइटी या तो स्ट्रेस का रीजन क्या है और उसके रूट कॉज पे जाकर के अगर अपन काम करें तो उस एंजाइटी से बचा जा सकता है।
और जब एंजाइटी से बचोगे तो एंजाइटी से रिलेटेड जो टैकिकार्डिया है, धड़कन बढ़ना और हाथों में पसीना आना और इस तरह की जो फीलिंग होना एकदम, तो वो सब चीजें काफी हद तक काबू में आ सकती हैं। तो काफी आप ये मान लीजिए कि जनरल पॉपुलेशन में एंजाइटी स्ट्रेस बहुत प्रेवलेंट है। अभी तो ये कोविड को लेकर ही काफी लोगों में एंजाइटी रही है और धड़कन उनकी काफी बढ़ती रही है। अभी एक चीज मैं बताना चाहूंगा कि जो एप्पल वॉच है, इतने सारे पेशेंट हैं जो कि एप्पल वॉच पहनते हैं और वो सिर्फ इस बात की हमारी धड़कन बढ़ी हुई है, एप्पल वॉच हमेशा बीप देता है, एक लेवल क्रॉस करता है और वो लोग बोलते हैं धड़कन बढ़ जाती है। और बाद में एक हमारा डिवाइस होता है जिसको हम होल्टर मॉनिटरिंग और जो लंबे समय के लिए करते हैं उसको ELR कहते हैं। उससे क्या है कि हम डिवाइस अटैच करके पेशेंट को घर भेज देते हैं और वो 24 घंटे वो रिकॉर्डिंग करती है। आप सो रहे हैं तब भी, आप फिजिकली एक्टिव तब भी, और आप खेल रहे हैं, खा रहे हैं, तो उससे धड़कन का वेरिएशन मालूम पड़ जाता है कि ये धड़कन ये सामान्य धड़कन है या फिर कोई एबनॉर्मल धड़कन है, वो उससे डायग्नोज होता है। लेकिन आमतौर पे जो एंजाइटी या जो स्ट्रेस से रिलेटेड जो धड़कन है वो काफी कॉमन है, उसको एबनॉर्मल मत मानिए। और उसके लिए ये भी मत मानिए कि अगर आपको लगता है कि साइकेट्रिक कंसल्टेशन की आवश्यकता लिमिटेड लोगों में ही पड़ती है, इवन सिंपल काउंसलिंग जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या फिर साइकेट्रिस्ट जो कि आप एंजाइटी को समझ सकते हैं, आपसे 5-7 दिन बात भी करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि ये इसके लिए कोई दवा की जरूरत नहीं है। और उससे अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन लाके रूटीन फिजिकल एक्टिविटी या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, दिमाग को शांत करें, तो ये एंजाइटी काफी हद तक वैसे ही रिजॉल्व हो जाती है। ठीक, लास्टली बट नॉट द लीस्ट, डॉक्टर रुचि मैं आपके पास आ रहा हूं। देखिए मुझे नहीं पता, एक कहावत हमने बचपन से सुनी है, वो कहावत डॉक्टर्स को पसंद है या नहीं है, या डॉक्टर्स उस कहावत से चिढ़ जाते हैं, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं है। अगर डॉक्टर्स चिढ़ते हैं तो मैं पहले ही सॉरी कह देता हूं। ऐसा कहते हैं, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। अब ये कहावत हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन अगर इस एरिथमिया के बेसिस पे मैं कहूं तो क्या ऐसा कोई एलिमेंट है जो अ डे विल कीप द डॉक्टर अवे? देखिए, एप्पल का तो एक बहाना है, पर मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा है, लाइफस्टाइल के कंपोनेंट्स में एडिक्वेट स्लीप आती है, प्रॉपर डाइट आती है, प्रॉपर एक्सरसाइज आती है, और अपने आप को मेंटली हेल्दी रखने के लिए मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, जो भी चीजें आप अपने को डिस्ट्रेस करने के लिए यूज करें वो आती हैं। अगर हम इन सभी चीजों का ध्यान रखें, जैसे हम लोग 30 से 45 मिनट की रोज कोई भी मॉडरेट इंटेंसिटी एक्सरसाइज कर रहे हैं, चाहे वो ब्रिस्क वॉक है, चाहे हम अपनी चॉइस की कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं, चाहे हम स्विमिंग कर रहे हैं, डाइट में हम ध्यान रख रहे हैं कि हम हाई कोलेस्ट्रॉल फूड्स नहीं ले रहे, सॉल्ट बहुत ज्यादा नहीं ले रहे, ऐसे फूड्स खाने की कोशिश कर रहे हैं जिनमें हमें बहुत सारे विटामिन और मिनरल्स मिल रहे हैं, प्रोटीन कंटेंट अच्छा है, रात को हम आराम से सो पा रहे हैं, हमारा स्लीप साइकिल नॉर्मल है, ताकि अगर हम बहुत लेट नाइट जाग रहे हैं और इरेटिक स्लीप पैटर्न्स हैं हमारे, तो बॉडी कुछ हार्मोन्स रिलीज करती है जिससे हमारी धड़कन पे असर आता है। तो अगर हम इन सभी चीजों को फॉलो करते रहें टाइमली, तो डेफिनेटली हम बहुत लंबे समय तक डॉक्टर्स के पास अपनी विजिट्स, जो कुछ विजिट सिर्फ इसलिए हो जाती हैं कि हमें जानना है कि कहीं हमें कोई हार्ट की प्रॉब्लम तो नहीं है, वो विजिट्स अवॉइड हो जाएंगी अगर हम अर्ली एज से इन सभी पैरामीटर्स का ध्यान रखेंगे जो मैंने अभी आपको इन जनरल बताया है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस। ठीक है डॉक्टर संजीव, डॉक्टर रुचि, थैंक्स, शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने सजेशंस के लिए। फिलहाल इतना ही, दिल दा मामला है, सीरियस लीजिए। नमस्कार।